हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। हम डिस्कस कर रहे थे डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसमें हमने कवर किया था फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस सब कोर्स को पढ़ने के। और इसमें हमने आगे पढ़ा था रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स कैसे कर सकते हैं और इस यूज़ में हम और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। गाइस चलिए डिस्कस करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या है। पास्ट में अगर हम बात करें, जो डॉक्टर्स थे वो पेशेंट्स को ड्रग प्रिस्क्राइब करते थे और एक एम्पिरिकल मेथड को यूज़ करते थे मेडिसिन्स को या दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो एम्पिरिकल मेथड क्या है एक्चुअली, वो एक हिडन ट्रायल मेथड है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास एक बीमारी को लेकर आया है और आपने उसको एक दवाई वहाँ पर उस बीमारी के लिए दी है, तो अगर नेक्स्ट पेशेंट, अगला पेशेंट भी उस तरीके के ही सिम्टम्स लेकर आपके पास आया है, तो डॉक्टर जनरली वही सेम मेडिकेशन, वही दवाइयों का कॉम्बिनेशन दूसरे पेशेंट को दे देते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स दूसरे पेशेंट में आ रहे हैं उसका जो कॉज है वो सेम हो पहले पेशेंट से, वो अलग भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, डॉक्टर के पास विजिट कर रहा है, तो डॉक्टर उसका प्रॉपर अवलोकन करे, डायग्नोसिस करे उसके सिम्टम्स का और उसके बाद ही मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करे। तो इस एम्पिरिकल मेथड की वजह से क्या दिक्कत होती है कि पेशेंट को उस दवाई से आराम नहीं मिलता और फिर उसकी वजह से उसका पेशेंट कंप्लायंस का मतलब है कि डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है पेशेंट को वो उसे फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो दवाई मुझे दी जा रही है उससे मुझे कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से या तो पेशेंट दूसरे डॉक्टर को विजिट करता है या फिर वो सेल्फ मेडिकेशन पे यानी खुद अपनी दवाई लेने की कोशिश करता है या फिर वो दवाई ही नहीं लेता। तो इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, जो कि हम चाहते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर केयर मिले। डॉक्टर्स का मेन एम है कि जो भी कोई उनके पास किसी बीमारी को लेकर आ रहा है उस पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसका प्रॉपर इलाज हो और जो भी सिम्टम्स बीमारी के उसकी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो ठीक हों। इसी आशा को लेकर कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर्स की ड्यूटी यही बनती है कि पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर ही दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाए। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में इसमें और इम्प्रूवमेंट हुई है। अब इसका मतलब क्या है, ये बेस्ड है कि कोई भी दवाई जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना रही है तो उसको ये ध्यान में रख के बनाया जाए कि वो जो मेडिसिन दी जा रही है वो उस बीमारी के लिए ही बनी है, या वो दवाई जब हमारी बॉडी में जाएगी तो वो उसी बीमारी को ठीक करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट रिसर्च एविडेंस विथ क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज। पेशेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें उसको कैसे दवाई देनी है इसके लिए आप प्रॉपर रिसर्च करें और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के एक्सपर्टीज से ही आप पेशेंट को दवाई दें। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये EBM कब इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है, यानी कि इसको सिस्टम में लिया जा सकता है, तो कोई भी एक पर्सन को लाइफ लॉन्ग इस प्रोसेस में रहना पड़ेगा कि मतलब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि आप कंटिन्यूअसली लगातार
उस चीज के बारे में पढ़ते रहें, उस बीमारी के बारे में पढ़ते रहें, और कौन कौन सी दवाइयां हैं जो उस बीमारी में दी जा सकती हैं, उसके बारे में आप सेल्फ डायरेक्टेड यानी कि खुद उसके बारे में पढ़ें। और पेशेंट के लिए क्या जरूरी है वो अपनी नॉलेज से, ठीक है, कि उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कि यानी कि जब कोई पेशेंट उसको खाएगा तो उस दवाई का उस पेशेंट पे क्या असर होगा, वो कैसे अपना मैकेनिज्म शो करेगी और बॉडी उस दवाई के साथ क्या करेगी, ये सारे तथ्य डॉक्टर को पता होने चाहिए। उसके बाद उन्हीं के आधार पर वो पेशेंट को दवाई दे, ठीक है। रिसर्च लिटरेचर का मतलब है कि जो भी रिसर्च चल रही है उससे जो कि पुराना हमने उस पे एक स्टडी की है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रही है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। और इसको हम जो पता लगा सकते हैं वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से ही पता लगा सकते हैं। पहले अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो बहुत कम बीमारियां होती थी लोगों को, और जो बीमारियां होती थी वो भी इतना बड़ा रूप नहीं लेती थी। लेकिन आजकल जो है, जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारा खान पान चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और उनके सिम्टम्स भी अलग अलग तरीके के नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए हम इस एम्पिरिकल मेथड को जो कि यूज़ किया जाता है जनरली, उसको आधार मानकर हम पेशेंट को दवाई नहीं दे सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर उसका तथ्य पढ़ें कि कौन सी बीमारी है, क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं, वो कैसे बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती है, किस तरीके से वो बॉडी में किसी पेशेंट की बढ़ रही है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के दवाई पेशेंट को दी जाए, ठीक है। अब ये हमें ये भी बताता है कि हम कैसे ट्रैक डाउन कर सकते हैं और क्रिटिकली अप्राइज कर सकते हैं एविडेंस को, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है और हमें उसको कैसे ट्रीट करना है। तो उसके तथ्यों के आधार पे ही, उसके बारे में लिटरेचर पढ़ के, पुराना जो अध्याय है उसको पढ़ के ही हम नई मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर दवाई पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रोज की क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंक्लूड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आप हर तरह के पेशेंट पे उसी चीज को आजमाएंगे, नहीं। पेशेंट टू पेशेंट, जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि हर एक पेशेंट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक दूसरे से अलग है, तो उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस तब होते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो यही जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसी एक पेशेंट में हो रहे हैं, उन्हीं को ध्यान रख के पेशेंट को दवाई मिलनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं व्हाई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, क्यों जरूरत है इसकी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा ध्यान ये होना चाहिए कि हम किसी भी पेशेंट को प्रॉपर केयर कैसे दे सकते हैं, हम उसको ऐसी दवाई, ऐसा ट्रीटमेंट दें जो कि उसके सिम्टम्स को ख़त्म करे, लेकिन वो उसके लिए हार्मफुल नहीं हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी भी दवाई का पूरा विवरण होगा, हम उसको पढ़ सकेंगे कि कौन सी दवाई ठीक है, कौन सी ज़्यादा नुकसान दे सकती है। ये हो गया एक तथ्य कि हम उसको पढ़ने के बाद ही, उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद ही पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन
सो इट एनकरेजेस क्रिटिकल थॉट, क्रिटिकली आपको सोचना है कि क्या हो सकता है, अगर हमने इस दवाई की बजाय दूसरी दवाई दे दी तो उससे पेशेंट की बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी दवाई को यूज करना है किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही सोचेंगे कि हमें अपने इंटेलेक्चुअलिटी के बेस पर, अपनी नॉलेज के बेस पर ही सोच समझ के पेशेंट को दवाई देनी है, ठीक है। इट डिमांड्स द एफिकेसी ऑफ द क्लिनिकल इंटरवेंशंस, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोसिस टेस्ट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि वो सही होना चाहिए, ठीक है। जितने भी क्लिनिशियंस हैं वो कोई भी दवाई बताने में तभी सक्षम होंगे जब उस बीमारी की जांच अच्छे तरीके से हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि किसी भी ट्रीटमेंट की एफिकेसी तभी हो सकती है, एक्यूरेट यानी सही मात्रा में दवाई तभी दी जा सकती है जब उसका जो अवलोकन है यानी उस बीमारी की जांच है वो बिल्कुल सही तरीके से की गई हो, ठीक है। सो एंड द प्रोग्नोसिस मार्कर स्ट्रेंथ शुड बी सिक्योराइज्ड एंड देयर वैल्यू इज एस्टैब्लिश, तभी हम एक प्रॉपर थेरेपी को डिजाइन आउट कर सकते हैं। जो क्लिनिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, दे शुड बी ओपन माइंडेड, ठीक है। मतलब कि उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस हमें तो दवाई देनी है, ठीक है। दिस इट शुड नॉट बी देयर। वो प्रॉपर पेशेंट से बात करें, उनकी बात सुने, उनको जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में प्रॉपर उनसे डिस्कशन करें और उसके बाद जो नई अप्रोचेस हो सकती हैं जिससे कि हम किसी भी पेशेंट का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और जो कि साइंटिफिकली हमें दिया गया है और जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उसके अंदर रहते हुए हम जितना अच्छा ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को दे सकते हैं वो हम दें। और ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमें यही फ्रीडम देती है डॉक्टर्स को कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी रिसर्च करें पहले और ऐसी मेडिकेशन दें पेशेंट्स को जो कि उनके लिए बेहतर हो और हैजार्डस भी नहीं, यानी कि हार्मफुल नहीं हो, उन्हें अननेसेसरी के नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए क्या जरूरी है कि वो स्किल्स डेवलप करें। स्किल्स डेवलप करें किस लिए कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स ही प्रिस्क्राइब की जाए पेशेंट्स को, तो वो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी पेशेंट को दें और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो उनमें क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग ये इवैल्यूएट करें कि कौन सी मेडिसिन पेशेंट को देनी है और उसी के अकॉर्डिंग दवाई पेशेंट को दें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ईबीएम के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो जैसा अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर है, कोई भी क्लिनिशियन है, प्रिस्क्राइबर है जो कि पेशेंट से डायरेक्टली बात कर रहा है, तो सबसे पहले उसका ये जानना जरूरी है कि उस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है उसके साथ, क्या बीमारी है उसको, ठीक है। अब उससे कम्युनिकेशन के बाद, उससे प्रॉपर डिस्कशन के बाद अब डॉक्टर ये सोचेगा कि इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं इसको कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकता हूँ जिससे कि इसकी बीमारी भी ठीक हो जाए और उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी नहीं आए, ठीक है। अब दूसरा ये है स्टेप कि सर्च फॉर द बेस्ट एविडेंस।
सबसे अच्छा एविडेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो आजकल के टाइम पे बहुत सारे डाटाबेसेस हैं, आपने देखा है गूगल आप पे सर्च कर सकते हैं, आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर आप मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको पूरे मेडिसिन की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, और किस किस बीमारी के लिए वो पर्टिकुलर मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो दूसरा उसकी ड्यूटी ये बनती है कि सबसे अच्छे एविडेंस को, यानी कि जहां पे दवाई की पूरी जानकारी मिले, उस वेबसाइट से वो उस डाटाबेस से उसकी जानकारी ले सकता है। और तीसरा स्टेप है कि उसकी क्वालिटी और वैलिडिटी क्या है। मतलब कि अगर किसी दवाई पे कोई रिसर्च स्टडी हुई है तो वो रिसर्च स्टडी कितनी ट्रू है, कितनी सही है, उस रिसर्च स्टडी की वैल्यू क्या है। तो पहले हम इंश्योर कर ले, ये चीज़ पक्की कर ले कि जो भी रिसर्च स्टडी दी गई है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, सही है, तभी हम उसके बारे में सोचें कि हमें ये पेशेंट को दवाई या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें। So next step in this is integrated the evidence with clinical expertise and patient values। अब उसके बाद हमें सोचना है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट की ज़रूरत क्या है, उसको कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर बात करें तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हर एक पेशेंट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग है। किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को कोई बीमारी होती है तो अब वो बीमारी उसकी बॉडी में कितना चेंज कर रही है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं और वो अगर आप डॉक्टर उनको हाई डोज भी दे रहा है विद इन द लिमिट, दे कैन विथस्टैंड, वो सहन कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो वहाँ पे तो आपको और ज़्यादा सोचना है कि आपको किस तरीके से दवाई को देना है। तो जो भी पेशेंट है उसकी कंडीशन को देखकर और उसके कौन कौन से फैक्टर्स उस आपके ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के आपको सोचना है कि इस पेशेंट को क्या दवाई दी जाए। ठीक है, तो वही है इंटीग्रेट द एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज। सारा ध्यान हमारा पेशेंट पे होना चाहिए कि हमें इसको बेस्ट मेडिकेशन देना है, उसी के अकॉर्डिंग उसी को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं उसको ध्यान में रख के ही हमें पेशेंट को दवाई देनी है। अब लास्ट इसमें वो स्टेप आता है कि इवेलुएट द आउटकम। ठीक है, अब हमें उस पेशेंट के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटर क्यों करना है? क्योंकि अगर हम बात करें हम कुछ नया उसमें दे रहे हैं, किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट में कोई मेडिसिन न्यू मेडिसिन दे रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेडिसिन आप दे रहे हैं, जो भी दवाई आपने ऐड की है, क्या वो उन सिम्टम्स को दूर कर पा रही है जिसके लिए आपने उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है या उसको दिया है। ठीक है, तो उसकी पेशेंट की कंटिन्यूअस उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चेकआउट होना चाहिए कि क्या हमने सही मेडिसिन दी है और क्या ये मेडिसिन हम और पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें कि जो सिम्टम्स हैं वो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करें, ये बताएं कि हाँ इस सिम्टम के लिए हम इसी दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल एक्सपर्टीज, मतलब आपके पास जो एक्सपर्टीज है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है तो आप इस ईबीएम की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हम बात यही कर रहे हैं कि ये आपकी रिसर्च को ग्रैब करने की कैपेबिलिटी कितनी है, कि मतलब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये क्लिनिशियंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में है, पेशेंट डायरेक्टली क्लिनिशियन को या डॉक्टर को आके अपनी प्रॉब्लम बताएगा और उनको जो
दवाई बताएंगे वो वही क्लिनिशियंस हैं। तो वो इस ईबीएम का मेन पार्ट है, क्योंकि उन्हीं को ड्रग्स को, मेडिसिन को या दवाई को प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनका क्या रोल है? दे कैन इंटरप्रेट रिसर्च फाइंडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो भी उन्होंने रिसर्च की है, अब उन्हें उस पेशेंट को ध्यान में रखते हुए सोचना है कि मैं अपनी इस नॉलेज को, अपनी इस रिसर्च को इस पर्टिकुलर पेशेंट को ध्यान में रखते हुए इसकी मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता हूं। ठीक है, अब दूसरा ये है, उसको ये भी देखना है कि इस रिसर्च की लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं और वो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अच्छा असर दिखा सकती है, लेकिन साथ ही साथ उसके टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए एक लिमिटेशन हो जाती है कि आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए या फिर इसकी बजाय किसी और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए जिसके साइड इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिसिटी कम हो। तो हमारी रिसर्च है, ठीक है, बेहतर है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस जो है हमें उसका भी ध्यान रखना है और उन्हीं लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें पेशेंट को दवाई देनी है। थर्ड है आपका कंसिडर इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स, उसकी एज क्या है और उसके साथ और एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हैं। क्या ऐसा तो नहीं है वो किसी और बीमारी से पहले से ग्रसित हो, वो किसी और बीमारी के लिए पहले से कोई मेडिकेशन ले रहा हो, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट के जो आपके पास दवाई लेने आया है उसकी डिटेल्ड स्टडी आपके पास होनी चाहिए कि हिस्ट्री में, यानी कि पहले इसको कोई और बीमारी तो नहीं थी जिसकी वो मेडिकेशन लेता आ रहा है, या वो किसी और वजह से किसी और बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तभी आप उसके लिए सही दवाइयों का चयन कर पाएंगे। देन है बिल्ड रैपर एंड ट्रस्ट विद पेशेंट, यानी कि आपको जो भी ये डिसीजन लेने हैं आपको अपने पेशेंट का फेथ मेंटेन करना है। जो भी आप पेशेंट को बता रहे हैं मेडिसिन्स के बारे में, जो भी जानकारी दे रहे हैं या उसको कैसे खाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका पेशेंट आपकी पूरी बात ध्यान से सुने और उस पे पूरा अमल करे। ये बात भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। वो मेडिसिन्स जो कि किसी भी जानलेवा बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, वो उन मेडिसिन्स को हम एसेंशियल मेडिसिन्स कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो लेनी ज़रूरी है। उनके सेवन किए बिना हम किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जानलेवा बीमारियां हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि एरिया में या कंट्री में, ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रख के इन दवाइयों को बनाया गया है, ठीक है। तो अगर कोई बीमारी कहीं पे फैल रही है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन्स को लेना ज़रूरी है, ये लिस्ट हमें उन मेडिसिन्स के बारे में, उन दवाइयों के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये हमें बताती है कि इस पर्टिकुलर दवाई का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फॉर ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशंस, यानी कि अलग अलग हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके पास एक दवाइयों की रेंज है जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। दूसरा, ये एनहांस करती है या फिर ये इम्प्रूव करती है रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स को, और आपके ड्रग्स का वेस्टेज नहीं हो और पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव हो, ठीक है। तो इसी तरह की मेडिसिन्स की लिस्ट बनाई गई है जिसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तीसरा, ये कंट्रीब्यूट करती है कि हेल्थ इक्विटी रहे
और एसेंशियल मेडिसिन्स को अफोर्डेबल, यानी कि किसी भी तरह का पेशेंट इन मेडिसिन्स को खरीद सके और हर तरह के पेशेंट के लिए ये मेडिसिन्स अवेलेबल हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। तो ये क्या करता है, आपको एसेंशियल ट्रीटमेंट यानी कि ज़रूरी ट्रीटमेंट देता है आपकी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स यानी कि प्रॉपर मेडिसिन्स के यूज़ में इम्प्रूवमेंट करता है, पेशेंट आउटकम बढ़ाता है और वेस्टेज ऑफ ड्रग को घटाता है। साथ ही साथ ये इक्विटी यानी कि समानता मेंटेन करता है और एसेंशियल मेडिसिन्स को कोई भी पेशेंट खरीद सके, इसके लिए इसको रखा गया है। यस, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन्स आर ऑन EML। कौन कौन सी मेडिसिन्स को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा गया है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं या ड्रग्स हैं जिसको इस लिस्ट में रखा गया है। फर्स्ट, योर कम्युनिकेबल डिजीज, जो डिजीजेस एक दूसरे से फैलती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन्स हैं उनको इसमें रखा गया है, यानी कि आपकी एंटीबायोटिक्स एंड एंटी मलेरियल। ठीक है, जो भी डिजीजेस इन्फेक्शियस डिजीज है उनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन्स हैं उसको इस लिस्ट में रखा गया है। दूसरे तरह की बीमारी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, यानी कि वो एक दूसरे से नहीं फैलती है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती है, बल्कि आपके बॉडी में फैलती है। या तो आपका अंदर का बॉडी का सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस उसको प्रिवेल कर रही हैं, यानी कि बढ़ा रही हैं आपकी बॉडी में, या कोई और फैक्टर भी हो सकता है। तो इसमें आपकी ड्रग्स आएंगी कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि जो आपके हार्ट के लिए और आपकी ब्लड वेसल्स की जो बीमारियां हैं उसको ठीक करने की जो ड्रग्स हैं, या आप मधुमेह जो डायबिटीज़ है उसको ठीक करने की मेडिकेशंस हैं। ठीक है, तीसरी तरह के मेंटल हेल्थ कंडीशन, यानी कि आपको अगर न्यूरोलॉजिकल इशू है, यानी कि आपको डिप्रेशन की शिकायत है, या फिर आपको पार्किंसंस, जो भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, अगर वो बीमारी आपको है तो उसके लिए जो दवाइयां यूज़ होती हैं उन दवाइयों को भी इस लिस्ट में रखा गया है। जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट जो कि आपकी डिप्रेशन को यूज करती है, और एंटी साइकोटिक जो साइकोसिस की कंडीशन को ठीक करती है। लास्ट में रखा गया है पेन रिलीफ और पैलिएटिव केयर मेडिकेशंस, यानी पेन को रिलीव करने के लिए और जो सपोर्टिव केयर दे सकती है उन मेडिसिन को इस एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा गया है। ओके, अब है कि हम ये जो लिस्ट है ये कैसे अपडेट होती है, कैसे बनाई जाती है, और उसके बाद क्योंकि मेडिसिन्स भी बहुत है आज के टाइम में और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज़ होती है, तो अब कैसे ये डिसाइड किया जाए कि किस दवाई को रखना है और किस दवाई को हमें इस लिस्ट से बाहर निकालना है। और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई नई दवाइयाँ आ रही हैं जो कि अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक्सपर्ट कमेटी का रोल बनता है जो कि इन दवाइयों को सेलेक्ट करता है, यानी कि उसी ने ये उस कमेटी ने ही इस लिस्ट को बनाया है, जिसमें कि ये डिसाइड होता है कि हमें कौन सी एसेंशियल मेडिसिन को रखना है और उस लिस्ट को अपडेट करना है, वो भी इनका ही काम है, इस कमेटी का काम है। ठीक है, अब वो किन किन बातों का ध्यान में रख के इस मेडिसिन की लिस्ट को, जो कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, उसको बनाती है। सबसे पहला है पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस ऑफ द डिजीज, कि जो वो डिजीज फैली हुई है उससे जो पब्लिक है उसकी हेल्थ पे कितना असर आ रहा है, यानी कि वो कितने एरिया को, कितने जगह किसी भी कंट्री में या स्टेट में फैल रही है, उसको ध्यान में रख के तो इस लिस्ट में मेडिसिन को रखा गया है कि वो जो बहुत ज़्यादा किसी रीजन में बीमारी फैल रही है, सबसे पहले उसका इलाज होना चाहिए,
उसी के लिए वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए उनको इस एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में रखा गया है। दूसरा है कि सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन, जो भी मेडिसिन हम इसमें रखें वो ऐसी मेडिसिन हम रखें जिसका एफिकेसी यानी उसका असर बहुत अच्छा हो, सेफ हो और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। तीसरा फैक्टर है कि जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि ड्रग का रेट, उसका प्राइस कम होना चाहिए ताकि हर तरह का पेशेंट उसको खरीद सके, यूज़ कर सके और अपनी बीमारी को ठीक करवा सके। फोर्थ है अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हमने लिस्ट में बहुत अच्छी मेडिसिन रख दिया लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी उस मेडिसिन को टाइम पे प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रही पब्लिक को, ठीक है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट अधूरा रह जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। पहला कि जो डिजीज़ है वो पब्लिक को कैसे अफेक्ट कर रही है। दूसरा, जो हम मेडिसिन रख रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए, एफिकेशियस होनी चाहिए। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए कि हम हर तरह का पेशेंट उसे खरीद सके। और फोर्थ है कि वो अवेलेबल हो सके। तो उन्हीं मेडिसिन्स को इस लिस्ट में रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको अपडेट किया जाता है कि हम पुरानी दवाई को रिप्लेस करके कौन सी नई दवाइयों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पे आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये किस तरीके से कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनाई गई है, ठीक है। और इसको एक्सपर्ट्स के पैनल ने बनाया है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब मेन एम इसका यही है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हम ये बताएं कि आपको अगर किसी पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, कोई ट्रीटमेंट देना है, तो आपको कैसे डिसीजन लेना है। आपको जो भी डिसीजन लेना है कि इस पेशेंट को ये दवाई देनी है वो एविडेंस पे बेस्ड ही होनी चाहिए, तथ्यों पे आधारित ही होनी चाहिए। और ये क्लिनिशियन को पता होना चाहिए कि अगर ये बीमारी है तो उसके लिए यही पर्टिकुलर दवाई देनी है, ठीक है। अब इसके लिए ये किस पे बेस्ड है? बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। जो भी साइंटिफिक एविडेंस डाटा बेसिस में या कोई और रिसोर्स से प्रोवाइड हो रहा है उसी के बेसिस पे इसको बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और ये रिकमेंडेशंस भी देता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फॉलो अप केयर के लिए कि आपको पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोस करना है, उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। और ऐसा नहीं है उसके बाद आप छोड़ दो भाई अब तू अपना देख, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट देने के बाद आपको फॉलो अप भी करना है कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि पेशेंट को उससे कितना बेनिफिट हुआ, क्या वो पेशेंट क्योर हो गया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उस पेशेंट को रिविजिट टाइम देना है कि आपको इतने दिनों के बाद दोबारा से दिखाना है कि आपके सिम्टम्स में कितना सुधार हुआ, ठीक है। अब जो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करता है, ठीक है, क्योंकि हमने पेशेंट को ट्रीट करने की एक स्ट्रैटेजी बना ली, मतलब एक अप्रोच बना ली कि किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आए तो उसको पहले उससे प्रॉपर बात करनी है, उसकी सिम्टम्स, उसकी बीमारी के बारे में उससे सुनना है, उसके बारे में आपको इंटेलेक्चुअली ये सोचना है कि इसको मुझे ये मेडिकेशन देनी चाहिए। तो वो जो एक तरीका है, एक अप्रोच है, वो सिमिलर हो गया, ठीक है। हर डॉक्टर अगर इसी तरीके से पेशेंट को डील करेगा, उनको प्रॉपर टाइम देगा, उनकी बात सुनेगा और उसके बाद अगर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा तो इससे क्वालिटी ऑफ केयर इंक्रीज होगी। आपका पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली भी बूस्टअप होगा कि हाँ डॉक्टर ने मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात की और मेरी बात को सुना और उसको सुनने के बाद ही उसने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की या मुझे दवाई दी, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, प्रमोट
प्रमोट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बाय बेसिंग रिकमेंडेशन ऑन रिसर्च, ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ही दे रहे हैं, उसी को ये प्रमोट करता है कि आपको वही प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमने सोचा कि हाँ इसके लिए ये मेडिसिन है हमने दे दी, नहीं, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस है, उसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है जिसको किया गया है, उसके बाद उसको एनालाइज किया गया है कि वो जो रिसर्च दी गई है वो क्वालिटी रिसर्च है या नहीं, उसी के बाद आप उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हो पेशेंट को। ठीक है, तो इसीलिए ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को एनहांस करता है। और तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डॉक्टर उससे पेशेंट से प्रॉपर बात करेगा तो दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप होगा, और इससे एक और फायदा होगा कि पेशेंट नॉन कंप्लायंट पेशेंट नहीं होगा। नॉन कंप्लायंट पेशेंट का मतलब है कि वो डॉक्टर की बात ही नहीं सुन रहा और ना ही वो दवाई खा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा अगर उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, डॉक्टर प्रॉपर बात सुने पेशेंट की और उसके बाद वो अपनी बात पेशेंट को समझाए कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, इस टाइम पर लेनी है, इस तरीके से लेनी है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि प्रिस्क्राइबर की एक और ड्यूटी है कि वो दवाइयों के साथ साथ वो लाइफस्टाइल में, यानी कि अपने डेली हैबिट्स को कैसे चेंज करके उस बीमारी के सिम्टम्स को और कम कर सकता है, ये भी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का पार्ट है और ये भी एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि डॉक्टर्स को पेशेंट को बतानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आपका कम्युनिकेशन को एनहांस करता है जो कि पेशेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। अगला है कि हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि हमने ये सोच के रखा है कि हमें मेडिसिन वही प्रिस्क्राइब करनी है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कम मूल्य की है, जिससे कि पेशेंट उसको अवेल कर सके, उसको खरीद सके और उसको यूज कर सके। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, क्योंकि कोई भी नई स्ट्रैटेजी, कोई भी नई अप्रोच हम अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। अब सबसे पहली लिमिटेशन अगर हम देखें तो ये है कि ये गाइडलाइन हर एक पेशेंट पे एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आपको थेरेपी पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स को देखकर ही प्रिस्क्राइब करनी है, उसको दवाई देनी है। तो जो पेशेंट्स की वेरिएशन है उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि ये गाइडलाइन प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं होती, वहां पे वो फिट नहीं बैठ रही है। ठीक है, दूसरा है देखिए, न्यू रिसर्च एंड एडवांसमेंट में नेसेसिटेट द अपडेट्स। ठीक है, जो भी नई रिसर्च हो रही है या एडवांसमेंट हो रही है इस प्रिस्क्राइबिंग में, ठीक है, वो अपडेट्स मांगती है कि दवाइयां जैसे जैसे बीमारियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे दवाइयां भी इंक्रीज होनी चाहिए। नोवल मेडिकेशंस यानी कि नई दवाइयां आनी चाहिए जो कि पुरानी दवाइयों से बेहतर हो और प्रॉपर पेशेंट का इलाज कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इन जो नई नई रिसर्च हो रही है उसमें उसकी वजह से नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आपको अपडेट होना है, आपको नई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए कहीं पुरानी चीज़ें कहीं पे अटक जाती है या रुक जाती हैं। ठीक है, अब These guidelines should not replace clinical judgment। अब क्या होता है कि पेशेंट के क्या सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर को ही पता चलते हैं, क्योंकि वो उसका एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर का जो जजमेंट है, उसका जो इंटेलेक्चुअलिटी कहती है कि हाँ इस पेशेंट के ये सिम्टम्स हैं तो इसको ये दवाई देनी चाहिए, कहीं कहीं पर ये गाइडलाइन वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसकी वजह से क्लिनिकल जजमेंट को हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है, यानी कि जो डॉक्टर कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये लिमिटेशंस हैं इसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की।
ठीक है, नाउ फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, इट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अदर टॉपिक्स के, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के। ठीक है, टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।